दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपीएसआई के मैथ्स की सीरीज़, जिसमें मैथ्स के जो भी पहले दिन सेट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे वो सारे इंक्लूड हैं विद बेस्ट सॉल्यूशन। आपको बेसिक भी समझाया जाएगा, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए जाएंगे और फिर एग्जाम में कैसे करना है वो सारी बातें आपको बताई जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि ए बी का 2/3 और बी सी का 4/5 है तो ए बी सी, मतलब अगर आपने प्रैक्टिस करी हो, थोड़ा बहुत भी मैथ्स बन रहा है ना आपसे, तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएंगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी उतनी इजी तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर बोलता है कि जो ए है वो बी का कितना है भाई, 2/3 है, तो बी का 2/3 आपने कर दिया। और फिर बोलता है जो बी है वो सी का 4/5 है, तो वो 4/5 कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपने ए अपॉन में बी लिख दिया, कितना लिख दिया भाई, 2/3, और यहाँ पर आपने लिख दिया b/c बराबर में 4/5। और जब ये चीज़ें आपको मिल गई कि ए बी का रेशो और बी सी का रेशो, फिर आपने अनुपात समानुपात पढ़ा होगा, तो वहाँ पर ए बी और बी सी का जब रेशो मिल गया तो ए बी और सी आपने लिख दिया। यहाँ पर ए बी का रेशो कितना है, ए का 2 और बी का 3 था, और फिर बी सी का रेशो है 4 और 5। वो चाहते ना तो आप यहीं से देख कर सकते रहे। ये वाली जो बात अब हम जमाने जा रहे हैं, ये वाली बात आप इसी बस को देखकर बता सकते थे। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है, 3 चौको 12 हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो ये आपने रेशो निकाल दिया 8 12 15। तो आपसे यही रेशो पूछा गया था, जो बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है। बस इस क्वेश्चन के मतलब सारे क्वेश्चंस का बेसिक अगर आपको क्लियर हो जाए तो सब चीज़ मिल जाएगी। क्वेश्चन पूछना क्या जाता है पहले वो समझ लो। जैसे आप मान लो कि 1 किलो चावल, आप 2 किलो ले लो, जितने भी होगा, तो पहले 1 किलो का बता देते हैं, ठीक है। 1 किलो चावल आपने लिए है कितने रुपए का, 10 रुपए का। फिर एक और किलो चावल दूसरी दुकान से लेकर आए हो 20 रुपए का। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। 1 किलो चावल आपने 10 रुपए का लिया, 1 किलो चावल आपने 20 रुपए का लिया, तो फाइनली 2 किलो चावल आपने खरीद लिया अलग अलग दुकानों से और आपके खर्चे हो गए 30 रुपए। तो आपसे ये पूछा गया है कि अब जो आपने अलग अलग दुकानों से खरीदा, आपको 1 किलो कितने का पड़ रहा है, तो 1 किलो 15 रुपए का पड़ रहा है। अगर आपने अलग अलग दुकानों से इतने इतने रेट के खरीदे हो और आप 1 किलो आप बेचना चाहते हो तो 15 रुपए में बेचोगे, और 15 रुपए पे बेचकर आप लोगों को ना लाभ होगा ना ही हानि होगी। ये भी बात हमेशा याद रखिएगा। चले अब एक और क्वेश्चन इसी तरह से समझा देते हैं कि मान लो 2 किलो चावल एक दुकान से लिए हो 50 रुपए पर केजी वाला, ठीक है। ये 50 रुपए का नहीं है भाई, 50 रुपए पर केजी का है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 केजी चावल आपने लिया है 50 रुपए पर केजी वाला, और फिर 5 किलो चावल आपने लिया है 20 रुपए पर केजी वाला, है ना। या कितना कर दें, 40 रुपए पर केजी वाला आपने चावल लिया है। इस तरह से बातों को समझें। तो फाइनली आपने कितने किलो चावल ले लिया, 7 किलो चावल ले लिया। कितने रुपए का ले लिया, तो दो कितना हो जाएगा ये, 50 रुपए वाला चावल 2 किलो मतलब 100 रुपए का, और फिर उसके बाद 40 रुपए वाला चावल 5 किलो, ये भी कितने का, 200 रुपए का। 4 पंजे 20, 200 रुपए का। तो फाइनली आपका बिल हो गया 300 रुपए का। 7 किलो का बिल आपका बन गया, 7 केजी का बिल आपका बन गया 300 रुपए का। तो 1 केजी का बिल कितने का बन जाएगा, 1 केजी का बिल बन जाएगा 300/7 रुपए का। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए 300/7 को, आपका आंसर जाएगा कि 1 किलो कितने का पड़ा। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। तो आपने इसको कैसे किया, जब धीरे धीरे बातों को समझ जाते हैं ना तो बड़े आसानी से कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपने कहा कि एक चावल है 200 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना, यहाँ पर दिया हो 200 रुपए प्रति किलोग्राम, और 7 किलो खरीदे हो, तो 7 किलो चावल 280 वाला कितने का पड़ गया वो देख लिए, प्लस 9 किलो चावल कितने रुपए वाला, 240 किलो वाला कितने का पड़ गया वो देख ले रहे हैं आप, और डिवाइडेड बाय कितना, 7 किलो वो हो गया, 9 किलो ये हो गया। तो कितनी क्वांटिटी आपने टोटल ले ली है, तो आपने ले ली है 16 किलो। 7 और 9 को जोड़ा तो 16 किलो। अब फाइनली आपने गुणा कर दिया, तो 7 का इंटू किससे किया, जब 280 से किया तो कितना मिला आपको वो देख लेते हैं, 1960, ठीक है। आपको कितना मिल जाएगा, 1960 मिल जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, 240 का इंटू 9 से किया तो 2160 मिल गया, डिवाइडेड बाय 16 कर दिया। जब इसको ऐड किया तो कितना हुआ, 4120 हुआ, डिवाइडेड बाय कितना, 16 कर दिया, और जब इसको काटा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 257.50। तो ये 257.50 ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ओके, ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एनपीआर, है ना। ये एक प्रकार से एनपीआर का फॉर्मूला, याद रखिए दो चीज़ें होती है, पहले हम आपको समझा दें कुछ। एक होता है एनपीआर और एक होता है एनसीआर। एक होता है एनपीआर और एक होता है एनसीआर।
अब ये एनपीआर का फॉर्मूला कब लगाते हैं, एनसीआर का फॉर्मूला कब लगाते हैं, है ना। तो एनपीआर का फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फैक्टोरियल एन पी आर का फॉर्मूला होता है। और एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा माइंड में, कि ये एनपीआर का फॉर्मूला और ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है कि फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर, और एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अब हाँ, ये पीआर कब लगाएंगे, तो पीआर आप क्या कब लगाएंगे भाई, जब आपको क्या रहेगा, सिलेक्शन की बात की जाएगी तो आप सीआर लगाइएगा, चुनने की बात की जाएगी, चुनना होगा, ठीक है, सिलेक्शन की बात होगी, सिलेक्शन की बात होगी, तो ये आप एनसीआर लगाना, ठीक है। जब बात तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि 5 बॉल है, 3 हरी और 2 गुलाबी, इनमें से एक बॉल निकालना है, तो ये सिलेक्शन की बात हो गई। तो जब सिलेक्शन की बात रहेगी तो एनसीआर लगाना, लेकिन वहीं अरेंज सजाने की बात होगी, ठीक है, सजाने की बात होगी, सजाना हो जाएगा, ठीक है, सजना तो नहीं लिख दिए, चलिए सजाना हो जाएगा। तो जब सजाने की बात होगी, अरेंज करने की बात होगी, तो आप एनपीआर लगाइएगा। तो ये थोड़ा सा अगर आपको क्लू मिल जाएगा तो आपको प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, बनेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया, फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए कि जब सिलेक्शन की बात होगी या चुनने की बात होगी तो सी आर लगाना, एनसीआर। सिलेक्शन से सी याद रखो, सिलेक्शन की बात आएगी तो सी लगा देना, ठीक है। तो एनसीआर का फॉर्मूला लगाना, और जब चुनने की बात आएगी, अरेंज करने की बात आएगी तो एनपीआर लगाना, ठीक है। ये प्रायिकता का लेसन हो जाएगा, प्रायिकता के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ पर n की जगह पर 9 लिख दिया है, p लिख दिया, फिर r की जगह पर 2 लिख दिया है। तो फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई, n माइनस r 7 हो जाएगा। n में से 2 चला गया, 7 आ गया। फिर और कुछ आएगा क्या, नहीं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये NPR है ना, इतने आता है। तो अब ऊपर हो गया फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 को आप लिख देना 9 इंटू 8 और फिर इंटू फैक्टोरियल 7। क्यों लिख दिया आपने फैक्टोरियल 7, क्योंकि नीचे 7 बचने वाला है। तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, 9 8 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कि ये क्वेश्चन कैसा दिया है आपका। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा दिया हुआ है, ये भी आपसे तुरंत बन जाएगा। यहाँ पर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में क्या करना है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो जिस अनुपात में पैसे लगाता है और जितने समय तक लगाता है उस अनुपात में इनको लाभ मिलता है। जो जिस अनुपात में पैसे लगाता है और जिस समय तक लगाता है उस अनुपात में इनको लाभ मिलता है। तो बस वही क्वेश्चन हम यहाँ पर जमा रहे हैं कि ए और बी के रेशो को कैसे लिख रहे हो। ए ने लगाया है 21,000 रुपये की धनराशि लगाकर व्यापार चालू किया है, व्यापार से ये निकला नहीं है कभी, तो आपने 12 महीने तक लगा दिया। बी ने क्या किया, बी ने 36,000 रुपये तक का लाभ लगाया है, लेकिन ये कुछ समय बाद आया है और न जाने कितने समय तक लगाया है वो नहीं पता हमको, ठीक है। तो ए ने 21,000 रुपये 12 महीने तक लगाया, बी ने 36,000 रुपये कुछ महीने बाद आकर लगाया, कितने समय तक लगाया हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया x समय तक लगाया होगा। 3 0 से 3 0 को काट दिया और इनको लाभ मिला है, लाभ बराबर मिला है, बराबर लाभ मिला है। ये बराबर जो दिया ना ये इंपॉर्टेंट है। बराबर की जगह आपको 2-3 का रेशो बोल सकता था, 4-5 का रेशो बोल सकता था, तो जैसे बोलता आप वैसे रेशो जमा देते हैं। तो इनको लाभ बराबर मिला है, इसका मतलब 1:1 मिला है। अब हमने इसको कैसे जमा दिया कि ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशो है वो 1:1 है, और इनका प्रॉफिट का रेशो क्या जमता है कि जिसने जितने समय तक पैसा लगाया है उसको उस अनुपात में लाभ मिलना चाहिए। तो 21,000 रुपये 12 मतलब काट के 21 इंटू 12 आया था ना ए का, और बी का कितना आया था 36 इंटू x महीने तक लगाया था। तो आपने फिर क्या किया, 12 तिया 36 कर दिया, 3 सत्ते कर दिया, तो x का मान आपका आ गया 7। अब जब x का मान 7 आ गया, यहाँ तो ऑप्शन में 7 नहीं है, लेकिन पेपरों में जल्दबाजी में आप 7 को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं भाई, क्योंकि आपका x का मान 7 है, लेकिन आपको 7 करना नहीं है, देखना है भाई क्या पूछा है। आपसे पूछा है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है। अगर ये पूछता बी ने कितने महीने तक लगाया है तब आपका 7 आंसर सही होता, लेकिन आपसे पूछा गया बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो बाद का मतलब इसने तो 7 महीने तक लगाया है, और साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होता है। तो 12 महीने होता है जिसमें से 7 महीने तक उसने लगाया है, तो कितने महीने बाद आया होगा, 5 महीने बाद आया होगा। इस बात को याद रखें ना, ये जल्दीबाजी में आपसे गलतियां हो जाती हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देखें क्या बोलता है, एक कार 60 किलोमीटर चली है 1 घंटे तक, मतलब उसकी रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे तक तय करी है। फिर बोलता है अन्य कार 40 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है, इस दूरी को कितने समय में तय करेगी। सारे क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करें, ठीक है। जो भी जिनको भी लग रहा है और जिनको ये भी लग रहा है कि हमसे बन जाएगा वो भी सॉल्व करें। क्यों सॉल्व करें भाई, उनको सॉल्व करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप कई बार आसान क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो बस वही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी अप्रोच बनेगी, हाँ मैं कहाँ गलती करता हूँ कहाँ नहीं करती हूँ, ठीक है। वो सारी चीज़
चीज़ आपको क्लियर हो पाएगी। चलिए तो यहाँ समझते हैं कि पहले आप ये देख लीजिए दूरी कितनी तय हुई है। तो पहली वाली रेलगाड़ी की चाल थी या गाड़ी की चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 1 घंटे तक चली थी। इसका मतलब दूरी कितना चली वो 60 किलोमीटर 1 घंटे तक चली, तो 60 किलोमीटर चली वो। ठीक है, अब वही दूरी किसको चलना है, दूसरी गाड़ी को चलना है। तो ये दूरी 60 किलोमीटर की थी जो दूसरी गाड़ी को चलना है, तो वो 40 की रफ्तार से चली, 0 से 0 काट दिया, 3 और 2, 3/2 का मतलब 1.5 घंटे। ठीक है, तो 1.5 घंटे। अब जो आपके ऑप्शन में वो आप वो क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली 3/2 मिलकर आपने उत्तर किया, आगे बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब अपनी अपनी अप्रोच होती है कि आप कितनी जल्दी और कितनी आसानी से अप्रोच कर पाते हैं। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका बेसिक तो जानने की जरूरत नहीं, मतलब बेसिक कुछ रहेगा नहीं, वो इतना सा था कि दूरी बटे में चाल कर दिया, समय आ गया। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बस वही सारी चीज़, और टाइम बराबर में क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, टाइम का फॉर्मूला लगा दिया। तो मतलब अगर आपको फॉर्मूला एक भी पता ना तो आप कर देंगे, इतना ज़्यादा फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं होती। एक ही फॉर्मूले से बस सीखते चलें, सारी चीज़ें आपसे बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही देखते हुए बन जाते हैं। चलें तो इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है भाई, इस क्वेश्चन पे आपसे बोला है कि लंबाई चौड़ाई आपको दे दिया है। तो लंबाई चौड़ाई दे दिया है तो देखते हैं लंबाई कितनी दिया है, तो लंबाई ही ज़्यादा होगी और चौड़ाई है, तो चौड़ाई को हमने x मान लिया, लंबाई को x+3 मान लिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। और फिर क्या बोलता है, इसका एरिया की बात दे दिया ना, एरिया की बात दे दिया। तो एरिया कितना दे दिया, 70 दे दिया है। तो एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। L कितना हैगा, x+3 हैगा, और b कितना हैगा, x हैगा। ठीक है, और इसका एरिया कितना है, 70 है। अब यहाँ पर ना दिमाग ये लगाइए कि अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, आप एग्जाम में इक्वेशन बना रहे तो टाइम को स्पेंड करें। जब बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा तो देखी जाएगी, लेकिन आसान क्वेश्चन है तो आप उसको आसान तरीके से करिए ना। कैसे करिए, देखिए यहाँ पर ऐसे कोई 2 नंबर मानिए, क्योंकि एक लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है। ऐसे कोई 2 नंबर मानिए जिनका गुणा करने पर 70 आए, और उन दोनों का नंबर अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए ना 3 ज़्यादा है, तो उन दोनों नंबरों का अंतर 3 होना चाहिए और गुणा करने पर 70 आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर है आपके सामने, तो आप पहले ये बताओ 70 कैसे लाओगे। तो 10 शाम 70 हो जाएगा, 10 का इंटू 7 से, और 14 पंजे 70 हो जाएगा। 2 तरीके से आपका 70 आएगा ना, कि और भी कोई तरीका आपके पास 70 लाने का, 2 तरीके हैं। तो आप इसमें से कौन सा प्रेफर करोगे, किसका अंतर 3 का है, कि 14 और 5 का अंतर 3 का है, कि 10 और 7 का अंतर 3 का है। तो आप कहेंगे सर 10 और 7 का अंतर 3 का है, इसका मतलब लंबाई 10 हो गई और चौड़ाई 7 हो गई। निकाल दिया, कितनी आसानी से निकाल दिया। अगर आप अप्रोच करना सीख रहे हैं और आपकी अप्रोच पावर अच्छी बढ़ रही है और आप मैथ्स को थोड़ा सा समझने लगे हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। तो अब जब लंबाई 10 आ गई, चौड़ाई 7 आ गई, तो आपको निकालना पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b होता है। 2l+b होता है भाई। जब 2l+b होता है तो 2 का 2 हो गया, लंबाई आपने 10 निकाली, चौड़ाई आपने 7 निकाली, 7 और 10 कितना हो गया, 17 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया। आपका राइट आंसर 34। आगे बढ़ो, इतना बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, तो समझाते हैं कि क्या तरीका होगा, कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टर्म्स अपॉन में टोटल नंबर, सम ऑफ टर्म्स है ना, क्या बोल सकते हो, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा बोल सकते हो कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ऊपर आपको टोटल करना है, नीचे नंबर करना है, तो यहाँ पर औसत होता है। वही अगर हम टोटल की बात करेंगे, टोटल बराबर में क्या होता है, जितना भी एवरेज दिया, जितने भी नंबर दिया, गुणा करो। तो इस तरह की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली क्या करना है, अभी देखते हैं, अभी की बात करते हैं ना। जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद की बात करते हैं। तो पहले 9 लोग थे, अब बच्चे का जन्म हो गया तो कितने लोग, पहले कितने लोग थे, 8 लोग थे, अब बच्चे का जन्म हो गया तो कितने लोग हो गए, 9 लोग हो गए। और अभी भी औसत कितना है, उतने का उतना ही है, समान है औसत। तो हमने क्या करा कि अभी का योग देख रहे, सभी के अभी का योग देख रहे। ठीक है, इनका 2 साल पहले का योग कितना था, 18 था। ठीक है, 2 साल पहले का औसत जो था 18 था। तो हम ये देखना चाहते हैं कि 2 साल पहले का योग कितना होगा। तो 2 साल पहले इनका योग होगा 18 इंटू 2, 18 इंटू 8, सॉरी है ना, 18 इंटू 8, क्योंकि 8 लोग थे पहले, तो सबका औसत 18 था, तो 18 इंटू 8 कर दिए, टोटल आ गया। उन लोगों का 2 साल पहले का टोटल है। अब 2 साल बाद इन लोग सबके सब बड़े होंगे ना, 8 लोग थे, 8 के 8 लोग 2-2 साल बड़े होंगे, तो सब 2-2 साल बड़े होंगे, मतलब 16 साल इन लोग बढ़ गए। तो अभी इनका टोटल आ गया ना कि 18 साल, 18 औसत था पहले, 8 लोग थे, 8 का इंटू कर दिया, 2-2 साल बड़े होंगे क्योंकि 2 साल पहले का ये औसत था, तो 2 साल बड़े होंगे, 8 लोग थे, 16 साल बढ़ गया, तो ये हो गया। अब इनको घटा देना है, किससे घटाना है, अब हो गए 9 लोग। कितने लोग हो गए हैं, 9 लोग हो गए। 9 लोगों का भी औसत 18 ही है। मतलब बातों को समझना, आसानी से कर देना। एक लाइन में आपका उत्तर होगा अगर आप समझदार हो रहे हैं तो। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को तो फिर 18, मतलब आपने देखा कि अब तो एक बच्ची आ गया ना, बच्चा बढ़ गया, तो 9 लोग हो गए और औसत अभी उतने का उतना ही 18। तो अभी का औसत ज़्यादा होगा, तो अभी का औसत ज़्यादा होगा उन लोगों के कंपेयर में। तो आपने ये कर दिया, क्योंकि बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा कुछ तो होगा, महीने का होगा, हो सकता कुछ। तो आपने पहले बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, इस पूरे को आपने माइनस कर दिया किससे भाई, इस पूरे से। ठीक है, 9 इंटू 18 माइनस 18 इंटू 8 प्लस 16, फिर 9 इंटू 18 करो तो कितना हो रहा है, 162 हो जाएगा, माइनस 18 इंटू 8 कर दिया तो 144 प्लस 16।
जब आपने इसको जोड़ा तो कितना हो गया 160, तो 162 माइनस 160, तो आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, तो बच्चा कितने साल का 2 साल का आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ना आपको ट्रेन की कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए ट्रेन की बातें? कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है ना, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है, ट्रेन के बारे में तो थोड़ी सी बातें मान लेते हैं जिसको बातें नहीं मालूम है। जब ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, तो ट्रेन की खुद की लंबाई काउंट होती है, ठीक है। पहले मतलब ट्रेन के 4 कॉन्सेप्ट रहेंगे, तो वो 4 कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तीसरा चौथा तो बड़ा आसान सा है कि जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड को माइनस करना, रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। इस बातों को याद रखना, ठीक है। आप याद रखेंगे कि जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगी, ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, ठीक है। या कोई भी चीज सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड माइनस होगी, कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड प्लस होगी, ठीक है। ट्रेन, गाड़ी, जो भी चीजें। अब हमको दो बातें यहां पर समझाने के लिए, दो बात इंपॉर्टेंट थी। क्या? कि ट्रेन कब कैसे ऑब्जेक्ट को पार करें? जब ट्रेन व्यक्ति को पार करे, किसी आदमी को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी खंबे को पार करे, ठीक है। ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी खुद की लंबाई 0 मान ली जाए, ठीक है। अब ट्रेन के सामने क्या व्यक्ति को कोई लंबाई होगी? समझ रहे हैं कि व्यक्ति तो 1 मीटर का भी नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर व्यक्ति ट्रेन के सामने व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं है तो उसको हम नगण्य मान लें, 0 मान लें। तो ऐसी लंबाई जिसकी लेंथ को हम क्या माने, जिसकी लंबाई को हम 0 मान सके ट्रेन के कंपैरिजन में, आदमी हो गया, और क्या हो गया, ये पेड़ हो गया, पुल हो गया, ठीक है। नहीं पुल नहीं, सॉरी, ये क्या था, पोल था ना, पोल मतलब खंबा हो गया। तो इस तरह की चीजें होंगी, तो इसमें क्या होगा, लंबाई हम 0 मान सकते हैं। तो जब ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को पार करें, आप उसको हिंदी में लिखिएगा ना, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को पार करें तो हम क्या मानते हैं कि ट्रेन ने अपनी ही दूरी पार करी है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये प्लेटफॉर्म हो गया ना, प्लेटफॉर्म हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद सुरंग हो जाएगी, ठीक है, केनाल हो जाएगा, ठीक है, सुरंग हो गई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इतनी सारी चीजें जो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की कोई लंबाई है, ठीक है, किसी फैक्ट्री को उसने पार करी हो, किसी रेलगाड़ी को उसने पार करी हो, इस तरह की जिसकी खुद की कोई लंबाई है। तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो सारी समझना, ठीक है। ट्रेन ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी खुद की कोई लंबाई नहीं है, ट्रेन अपनी ही दूरी तय करती है। ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी खुद की कोई लंबाई रहेगी, जैसे आपने प्लेटफॉर्म कहा, सुरंग कहा, गुफा कहा, ठीक है, कोई खड़ी रेलगाड़ी कह दिया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, ट्रेन अपनी लेंथ ट्रेवल करती है और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को ट्रेवल करती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और जब ट्रेन किसी ऐसी लंबाई को प्राप्त करती है तो वो केवल अपनी लंबाई, ऐसी लंबाई को पार करती है जिसकी खुद की कोई लंबाई ना हो, तो ट्रेन अपनी ही लेंथ ट्रेवल करती है। इन दो बातों को याद रखना, ये पहला वाला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, बस वो सारी बातें आपको याद रखना। अगर ये सारी बातें आपको पहले से याद होती तो ये क्वेश्चन सेकेंडो का था, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ट्रेन की चाल कितनी है, तो स्पीड दिया है, और फिर हाँ ये भी याद रखना कि यदि किलोमीटर प्रति घंटे में आपको स्पीड दी है और आप उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 18/5 का गुणा करेंगे। अच्छा सॉरी, छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हो तो कैसे याद रखना, छोटी बड़ी, ठीक है। कभी 18/5 करते हो, कभी 5/18 करते हो, तो कैसे याद रखना वो समझते हैं, ठीक है, घंटे पे, ठीक है। तो आप जब छोटी यूनिट में जाओगे तो छोटा नंबर ऊपर होना चाहिए, 5/18। बड़ी यूनिट में जाओगे, किलोमीटर प्रति घंटे बड़ा है ना, तो 18/5 ऐसे याद रखना, या तो 5/18 या तो 18/5। फिर आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि आपको ना एग्जाम में ये भी होता कंफ्यूजन, आप सीख तो लेते फिर बाद में कंफ्यूजन होती, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको छोटी छोटी बातें बताते, छोटे छोटे लिंक बताते कि आपको याद रहे। जब आपको छोटी यूनिट में चेंज करना हो, छोटा नंबर पहले होना चाहिए, बड़ी यूनिट में चेंज करना है, बड़ा नंबर पहले होना चाहिए। इस तरह से बातों को याद रखें। चलिए, तो आपको पता है चाल बराबर में दूरी बटे समय होता है भाई। इतनी बातें आपको करने का बस यही उद्देश्य था कि आप बातों को समझ पाए और आगे क्वेश्चन कर पाए। चाल बराबर में दूरी बटे समय होता है। चाल दी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे, चूंकि दूरी किसमें है, 100 मीटर में है, और समय किसमें आएगा, सेकंड में आएगा, इसलिए मैं इसको मीटर पर सेकंड में कर रहा हूं। मीटर पर सेकंड मतलब छोटी यूनिट में कर रहा हूं, तो छोटा नंबर ऊपर होना चाहिए, 5 ऊपर होना चाहिए, 18 नीचे होना चाहिए। फटाफट काटा, 0 से 0 काट दिया, 3 से इसको काटे 6 बार में, 5 से इसको काट दिया 2 बार में, और कितना हो गया, 6 दूनी 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 दूनी 12, आपका 12 सेकंड राइट आंसर हो गया। चुटकियों का आंसर था, बस आपको वो सारी बातें मालूम होती। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे कि a+b 10 दिन में काम कर सकता है, और क्या बोला है, a अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है। तो जैसा बोला हम वैसा जमाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या बोला है भाई, जैसा जैसा बोला आपसे वैसा जमाते हैं कि a+b किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और वही काम b अकेले 30 दिन में कर सकता है। ये मतलब आपको ऐसा ना जमानो तो ऐसा जमा लो कि a+b कितने दिन में, 10 दिन। बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपकी अप्रोच कितनी है। तो आपने काम मान लिया 30, ठीक है, a+b किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, b अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, आपने काम मान लिया 30। अब दोनों की इफिशिएंसी निकालना है, तो पहले वालों की 3 और दूसरे वालों की 1। अब बातों को समझिए, जब ab के काम करने की क्षमता 3 है और b के काम करने की क्षमता 1 है, इसका मतलब a के काम करने की क्षमता
सॉरी हमने गलत लिख दिया क्या, चलो यहाँ देख लो कि a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यहाँ पर a था ना, हमने b लिख दिया था, और a अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। टोटल काम आपने 30 मान लिया, 30 को 10 से डिवाइड किया, कार्य क्षमता 3 आ गई, 30 को 30 से डिवाइड किया, कार्य क्षमता 1 आ गई। तो आपने समझा कि ए और बी दोनों की मिलकर कार्य क्षमता 3 की है, ए अकेले की काम क्षमता 1 की है। आपको बी की कार्य क्षमता नहीं निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो कि बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ए अकेले की कार्य क्षमता 1 की है, और जब ए बी मिलते हैं तो 3 हो जाती है, इसका मतलब बी की कार्य क्षमता 2 की है। अब इसी क्षमता से बी को कितने दिन लगेंगे, कितना काम कराना भाई, पूरा काम 30 काम 2 की क्षमता से कराना है, काट दिया 15 दिन लग जाएंगे, 15 दिन आपका राइट आंसर। इतने चुटकियों में आपके आंसर आ जाएंगे, बस बातों को समझे, आसानी से करें, सब चीजें आपसे बन जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कई बच्चे तो रट के रहते हैं भाई, रट के बैठे होते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, 4 घंटियां क्रमशः इतने इतने के अंतराल पर बजती हैं, तो वह किस समय एक साथ बजेंगी। तो एक साथ बजेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमको एलसीएम लेना। जब भी आपको बोले ना घंटियां इतने इतने समय के अंतराल में बजती है, वो एक समय कब बजेंगी, एक साथ बजना है, तो आप इनका एलसीएम लेना। और कई बार ये भी होता है कितनी बार बजेंगी, तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। जब हम चैप्टर वाइज आपको टॉपिक डालेंगे तो इन सब चीज़ों में कवर करेंगे सारी बातें। अभी यहाँ समझते हैं कि 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, आपको इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इनका एलसीएम हो गया 360, ठीक है, 360 आपका इनका एलसीएम हो गया। एलसीएम लेते तो सभी से आता ना, किसी को दिक्कत तो नहीं कि एलसीएम नहीं लेते आता सर, ठीक है, फटाफट कर देना आपको। एलसीएम आ गया 360, तो ये चूंकि सेकंड में था, तो जो एलसीएम 360 आया वो भी किस में आया, सेकंड में आया, लेकिन ऑप्शन में तो मिनट है, तो 360 को अगर मिनट में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 60 कर दिया आपने, तो कितना आ गया, 6 मिनट आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। क्या क्वेश्चन बोलता है कि कोई एक संख्या है, ठीक है, कोई एक संख्या है जिसको आपको 3/2 से गुणा करना था। तो आपने कह दिया कि भाई 3/2 से गुणा करना था, ठीक है भाई, x का 3/2 से गुणा करना था। फिर आपने उसकी जगह क्या कर दिया है, आपने उसको भाग दे दिया, x को 3/2 से भाग दे दिया है, और फिर उसका सही उत्तर कितना आया है, सही उत्तर 10 कम आया है, ठीक है। इसका मतलब ये उत्तर बड़ा है और ये उत्तर छोटा है, तो आप इसमें 10 जोड़ दें, क्योंकि 10 तो कम आया है, मतलब जैसा जमाना चाहे वैसा जमा सकते हो। तो हमने क्या कहा कि किसी संख्या में 3/2 का गुणा करना था, कर देना था, फिर उसकी संख्या में आपने भाग दिया तो 10 कम हो गया, 10 कम हो गया, इसलिए आपने 10 जोड़ दिया। और अगर उसी बात पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि कितना हो जाएगा 3x/2, और यहाँ कितना हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हो मतलब 2x/3 और प्लस 10 हो गया, ठीक है। आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, समझ रहे हैं, कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको बता देते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 3x/2 माइनस 2x/3 बराबर में 10। एलसीएम ले लोगे 6, 9x माइनस 4x बराबर में 10, इनको घटाओगे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 5x/6 बराबर में 10, 5 से ये चला गया 10, तो 2 बार में गया, x बराबर में 12, आपसे वो नंबर पूछा गया था 12 हो गया, ठीक है, वो नंबर आपसे पूछा गया था, आपने 12 निकाल दिया। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या बोलता है, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं और साक्षर का प्रतिशत भी पूछ लिया, ठीक है, मतलब साक्षरों की संख्या पूछ लिया। यहाँ देखिए साक्षर ही पूछा है, तो यह इस क्वेश्चन में बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो ये 30% लोग साक्षर हैं और साक्षरों की संख्या पूछ लिया, तो आपने कहा 6600 इतना टोटल लोग हैं, 30% साक्षर पूछता है, ये देख लो, ठीक है। अब इसके बाद ना आप दिमाग लगाना, कई बार तो आप देख कर उत्तर बता, जैसे अगर हम होते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर देख कर बताते, क्यों भाई, क्योंकि लास्ट में 0 तो सभी आएगा। अब यहाँ पर 3 J00 से 00 कट जाएगा, लास्ट में 0 तो एक आएगा ही आएगा, तो 0 तो सब और ऑप्शन में है। अब 3 6 18, 18 या तो 8 इसमें आएगा या तो 8 इसमें आएगा, तो अब इनमें से किस में उत्तर दूं, तो 6 का इंटू जब मैं 3 से करूंगा तो आगे 18 या उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, तो ये 19 ही ना आंसर होगा। ऐसे कर देना क्लिक, चौथा आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 32 है, बहुत ज्यादा हो गया। तो इस तरह से आप देख कर भी कई बार अप्रोच लगाते हैं, फटाक से उत्तर बताते। यही तो उत्तर होता है कि जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है प्रैक्टिस कम करता है, ठीक है। बनता तो सभी से भाई, प्रैक्टिस करना आपको ज्यादा करना है, कम करना है, अप्रोच सीखना, नए नए तरीके सीखना है, यूनिट का कॉन्सेप्ट सीखना है और उसको अप्लाई करना है, केवल सीखना नहीं है, उसको अप्लाई भी करना है, ठीक है। आई होप कि ये बात आपसे बन जाएगी ना, गुणा करने पे भी आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि चक्रों की संख्या, देखिए चक्रों की संख्या, जैसे ही आपसे बोलता है चक्रों की संख्या कैसे निकालते हो, ऊपर रखिए तय की गई दूरी,
ठीक है, ऊपर रखिए तय की गई दूरी कि कुल दूरी कितनी तय किया, कुल दूरी उसने कितनी तय किया, और नीचे रखिए उसकी परिधि, क्योंकि जो चक्कर है वो किस पर डिपेंड करता है, पहिए की परिधि पर डिपेंड करता है कि पहिया कितना, यहाँ गया फिर ऐसे ऐसे, तो पहिए की परिधि पर डिपेंड करता है कि पहिया कितना तय किया। ठीक है, तो इसकी परिधि हो गई, तो ये होता है चक्करों की संख्या। ठीक है, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, तो लिख लीजिएगा चक्करों की संख्या बराबर में कुल दूरी बटे में परिधि, पहिए की परिधि जो भी चक्का है। तो यहाँ पर हमें क्या बोलता है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 है, 924 मीटर की दूरी तय करना है। अब देखिए 21 सेंटीमीटर है और 924 मीटर है, तो उसको 924 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का इंटू कर दिए। अब परिधि हम कैसे निकालेंगे, परिधि का फॉर्मूला याद है ना, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, तो 2 का मतलब 2 हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर का मतलब 21 हो गया, दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। बस काटा पीटी करना, पहियों की संख्या आ गई, कितने चक्कर हैं वो आ जाएगा, नंबर आ जाएगा पूरे चक्करों का। ठीक है, तो हम यहाँ पर गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर पहले तो हमने 11 से काट दिया, आपकी मर्जी जिससे भी काटो, 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ पर काटा तो 11 8 88 हो गया, फिर कितना बचेगा, 4 वो हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 से काटा 21 हो गया, 21 से 21 काट दिया, 7 का इंटू ऊपर हो गया, 700 के पूरे चक्कर हो गए, तो एन बराबर में कितना हो गया, 700 चक्कर हो गए। तो आपका आंसर देखिए 700 ऑप्शन में है, चौथा नंबर में क्लिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, समझ पा रहे हो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन बड़े आसान से आते हैं, समझ रहे, पेपर में बड़ा आसान आता है, आप बस प्रैक्टिस करके जाएं, सारी बातों को समझ कर जाएं, जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो सारी चीज़ें करें, किस पेपर को आप देने जा रहे हो उस हिसाब से पढ़ लें। ठीक है, तो बहुत इनफ है, इतना पर्याप्त है आपके लिए, समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 4⁶ को ये अलग मल्टीप्लाई में है, ये अलग मल्टीप्लाई में बीच में डिवाइड लगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हो कि 4⁶ इंटू 2⁻3 और उसकी पावर, तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2⁻3 का मतलब 8 लिख सकते हो, तो 8⁻2 ऐसे लिख दिया आपने। डिवाइड था तो डिवाइड के लिए आपने बट्टे लगा दिया, फिर 8⁻2 लिखा है और इंटू 3⁻2 है, इंटू 4⁻2 है, ये सारी चीजें दी गई है। अब 8⁻2 से 8⁻2 को आपने काट दिया, 4⁻2 थी और ये 6 था, तो बचा कितना, 4 बचा। 4 की पावर कितनी बची भाई, 4 की पावर 4 बची, तो अब 4 की पावर 4 और 3 की पावर 2 बची, तो 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 256, 3 की पावर 9 हो जाएगा, 2 का मतलब, तो आ गया 256/9। इतने आसान आसान क्वेश्चन आपसे सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही हैगा, सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया, इतने आसान आसान क्वेश्चन दे दिया, और कुछ और भी देना, तो सारी चीजें आपको बता के चलने की, सारी चीजें इस तरह से आप करिएगा। तो यहाँ पर 9⁻3 और पावर पे देखिए 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं ना कि 9⁻6 इंटू 5⁻6, ठीक है, क्योंकि दोनों 3 थी और पावर में 2 था, तो 6 कर दिया आपने। फिर यहाँ पर क्या कर दिया, 15 की पावर कितनी, 15 की पावर आपने 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पर 3 की पावर कितनी, 2 दिया 6, तो 3 की पावर भी 6, ये आपने कर दिया। अब इसके बाद ना आपको समझना है कि लिखते कैसे, करते कैसे, क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं, पर इस तरह की कुछ कुछ बातें आपको समझ में आएगी तो बहुत बढ़िया रह जाएगा। ठीक है, तो अब आप चाहो तो बेस समान कर लो, जो आपका आइडिया करे वो करो। तो यहाँ देखो 9⁻3 को अपन छोटे फॉर्म में लिख दो ताकि आपको इजीली बन पाए। 9⁻6 को आप कैसे लिख सकते हो, 9⁻6 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, यहां पर आप कर सकते हो कि 3⁻6 इंटू 3⁻6 ऐसे लिख सकते हो, इंटू 5, इसको मिटाई देते हैं, फिर से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या कर दिया, 3⁻6 इंटू 3⁻6 इंटू 5⁻6 ये लिख दिया ऊपर वाले को। फिर नीचे आते 15⁻6 को आपने क्या लिखा, 3⁻6 इंटू 5⁻6, 15⁻6 का आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर इंटू 3⁻2 ऐसे लिख दिया, तो 3⁻6, 5⁻6 से ये कट गया, 3⁻2 और ये 6 से कट गया, तो 3 की पावर कितना बचा, केवल 4 बचा। 3⁻4 का मतलब कितना हो जाएगा, आपसे और कुछ पूछा गया, क्या पूछा गया भाई, 3⁻4 ही तो राइट आंसर होगा। ओके, कुछ और तो नहीं पूछा गया आपसे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या था, वो था ना क्या, ये 2 थोड़ी ना था, ये कितना था, ये पावर में कितना था, पावर में था 6, तो पावर में 6 था तो 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 3⁻6 को लिखेंगे तो क्या क्या मिटा दे भाई, इसको मिटा देते हैं, ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर पावर में 6 रहेगा, तो ऊपर हो गया 3⁻6 और नीचे भी हो गया कितना, 3 ये सारी चीज़ें, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3⁻6 3⁻6 कैंसिल हो गया, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, केवल कुछ नहीं बचा, 1 हुआ। ठीक है, आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चले। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में जनरली आपसे क्या गलती होती है, बस जल्दीबाजी में गलती होती है, वरना ऐसे कोई बहुत बड़ी गलती चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि क्या लिखा है। आप चाहो तो इसको बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो वो देखते हैं, समझते हैं बातों को, क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए 243 243 7 49 343, ये सारे के सारे किसके मल्टीपल हैं आपके सामने, ये सारे के सारे 7 के मल्टीपल में आने चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सबके सब आपके किसी के मल्टीपल में आने चाहिए, 7 के मल्टीपल में होने चाहिए
और आपको फिर समझना है, ठीक है। जैसे 243 जो है ना वो 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 243 7 का मल्टीपल नहीं, तो केवल सॉल्व भी कर देते हैं डायरेक्टली। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले तो आपने क्या किया 243, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है। तो 243 की पावर कितनी होगी 0.20 मतलब 20 हो गया बटे में, ठीक है। 0.20 मतलब 20 हो गया। आप बोल सकते हो कि 0.220, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, 7 की पावर दिया है, 7 की पावर 0.25 और फिर इंटू 7 का स्क्वायर कर देंगे। 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, और स्क्वायर के ऊपर है 0.75, तो आप इसको लिख सकते हो कितना भाई, मतलब 0.075 है। इसका मतलब पावर के ऊपर पावर 7 का स्क्वायर है, उसके पावर 0.075 है, तो पावर के ऊपर पावर होती है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो कितना भाई, पॉइंट कितना लिख सकते हो 15, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि जब 75 का इंटू 2 गुना करोगे तो 150 होगा, 150 का मतलब 0.15 लिख देते हैं, ठीक है। और इंटू फिर 7 की पावर कितनी हो गई, 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है, तो 7 की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो मतलब 7 की पावर कितना हो गया भाई 0.6, 3 की दूनी 6 हो गया, मतलब 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें, इसीलिए हम थोड़ा सा बेसिक लेके चले कि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, 0.20 को आपने वो कर दिया। 0.20 का मतलब कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे नीचे भी कर देते हो ऊपर भी कर देते हो, दोनों तरीके कर देते हैं, ठीक है। आपने इसको कर दिया। अब यहाँ तो चूंकि बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएगी, है ना। बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएगी। तो आप इसको ऐड करते हैं, पहले ऊपर वाले को ऐड करते हैं फिर नीचे वाले को ऐड करेंगे। चलिए तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले ऊपर वाले को करते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यह आ जाएगा कितना, 1 पॉइंट हटाएंगे बच्चे में आएगा 100, तो 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। और फिर नीचे तो आप सॉल्व भी कर देते हैं, आपको डायरेक्टली समझाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे होगा। तो आपने इसको क्या करा, इसको कर दिया 243 की पावर 1/5 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, करनी में 243 ऐसे लिख सकते हैं ना, करनी में 243, और ये जो बटे का 5 है पावर रूट की पावर 5 हो जाती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3, इसका, क्योंकि 243 किसकी पावर 5 होती है, 3 की पावर 5 होती है, तो इसका मान 3 आ गया, क्लिक हुआ ना, इसका मान आपका 3 आ गया। अब नीचे चलते, 7 की पावर का जो कॉन्सेप्ट था, 7 की पावर कितनी थी, 7 की पावर 2.5 थी, प्लस मतलब कि इंटू में है ना, इंटू में थे आपका, इंटू में कितना था, 7 की पावर 0.15 इंटू में 7 की पावर 0.6, जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.25 0.6, तो ये 15 और 25 को आपने जब ऐड किया तो कितना हो गया 40, और ये 60 100 हो गया। 100 का मतलब ये पॉइंट अगर आप 100 लिखेंगे तो ऐसे ना लिखेंगे, दो संख्या के पहले दशमलव लगाना, तो इस तरह से होगा, तो ये 7 की पावर 1 हो गई। तो फाइनली आपने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया 3 की घात 1 और नीचे कर दिया 7 की पावर 1, तो कुछ कटने के बाद कितना आएगा 3/7 ही आपका आंसर होगा, 3/7 दूसरा ऑप्शन नंबर है। आपने क्लिक कराएंगे बड़ा। तो आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी, बस बेसिक तो कुछ पता होना चाहिए, पावर कितनी होती है सब आपको याद रखो, इसीलिए तो बोला जाता है क्यूब याद रखो, स्क्वायर याद रखो, है ना। अगर ये सारी चीजें याद होती तो आप आसानी से कर पाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन होगा आंसर इसका। तो यहाँ बोलता है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है और था, लेकिन वह इसे इतने रुपए में बेचा और 20% की हानि हो गई उसको, ठीक है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया। देखिए 20% की हानि हुई, इसका मतलब उसने 80% पे बेचा है, 80% 480 रुपए के बराबर, क्योंकि उसने बेचा तो 480 पर है और 20% हानि के, और पूछता है कि उसका क्रय मूल्य पूछता, तो आप ऊपर 100 लिखते हैं ना, यहाँ पर 100 लिखते हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा गया कि उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए था, तो 20% लाभ पर बेचना चाहिए था, इसलिए 120 कर दिया। कितना आसान सा क्वेश्चन, 0 से 0 काटा, 8 से 8 छिंग 48 हो गया, 12 छिंग 72 हो जाएगा, 12 छिंग 72 ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर, 720 हो गया। चलते हैं ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो इतना आसान सा, सारे क्वेश्चन बड़े आसान से रहेंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए, सारी चीजें बननी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो हम बेसिक भी बता देते हैं और फिर आपको एक तरीका भी बताते हैं। वो तरीका कब बनता है, जब आपसे सीख लेते होते हो तब बनता है ना। वो तरीका जो हम बताएंगे दूसरी टाइम सेकंड मेथड में, वो तरीका कब होता है, जब आप ऑब्जर्व करने लगते हैं, बातों को समझने लगते हैं, तब वो तरीका आपको आसान लगता है। अभी समझते हैं कि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है और फिर 2% दर बढ़ा देती है। पहले बेसिक बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको रेट निकालना पड़ेगा। तो कोई धनराशि 400 रुपए की थी, तो आप चाहें तो रेट निकालने के लिए बेसिक का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट का, या फिर बातों को समझ सकते हो कि 4 साल में अगर 480 है तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में होगा 120 रुपए। अब आप देखो कि 400 रुपए पर 120 रुपए आपको एक, अच्छा ये सॉरी, ये तो रुपए हो जाती है ना, हो जाती का मतलब अमाउंट है, तो आप पहले देखो ब्याज कितना है, ये तो अमाउंट है ना, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते हो, ब्याज काटोगे तो 4 साल का कितना ब्याज मिल गया आपको, 80 रुपए, क्योंकि मूलधन तो 400 रहा और 480 रुपए अमाउंट हो गया। इसका मतलब 4 साल का जो साधारण ब्याज है वो 80 रुपए है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज 20 रुपए हो गया। अब ये जो 20 रुपए ना, ये आप रेट देखना चाहते हो, तो रेट आपने कैसे निकाला, बोला कि 400 रुपए की धनराशि पर 1 साल का ब्याज 20 रुपए मिलता है, कितने प्रतिशत की दर होगी, आपने काट दिया 5% की दर होगी, 5% की दर होगी। अब जब 5% की दर आ गई तो आपसे बोला 2% बढ़ा दो, तो इसका मतलब जो न्यू रेट है वो कितनी आ गई,
5 में 2 बढ़ा देंगे, 7% की हो गई, 7% की हो गई। अब आपको क्या चाहिए कि 400 रुपये पर 7% की दर से कितने साल का, 4 साल का ब्याज चाहिए है। आप इसको सॉल्व करें, जो भी आएगा 400 में जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 00 से 00 काट दीजिए और फिर जोड़ दीजिए, जितना भी आएगा 4 चौको 16 हो जाएगा। 16 का इंटू किससे करेंगे आप, फिर 16 का इंटू किससे करना है, आपको 7 से करना है। फिर आप 7 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, तो अब आप फिर क्या करना है, 400 में 112 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 512, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तरीका बड़ा कठिन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। जब भाई आपको इलायची जैसी चीज़ दी गई तो आप उसे इलायची से करें ना, समझ रहे, मतलब कि जितना आसान चीज़ दिया गया है तो आप उतने आसानी से करें, क्यों उतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे। बातों को समझें, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे इस बात को समझने की कोशिश क्या है, देखिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर मिलता है, ये बात मालूम है आपको। और साधारण ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज जैसी कोई चीज़ नहीं होती। साधारण ब्याज किसमें मिलता है, केवल मूलधन पर मिलता है, ये भी आपको पता है। तो इसका मतलब मुझे क्या लेना देना, समझ रहे हो। अब सेकेंडरी मेथड है, फर्स्ट वाला तो इतना लॉन्ग वाला आप समझ गए। अब समझते हैं कि सेकेंडरी मेथड क्या होगा। सेकेंडरी मेथड ये है कि कितना भी ब्याज हुआ, कितना भी अमाउंट हुआ, उससे हमको क्या लेना देना, ये पहले का था। अभी रेट अगर 2% बढ़ा दिए, इसका मतलब दिमाग में बैठा हो कि रेट 2% बढ़ी, इसका मतलब हर साल ब्याज 2% बढ़कर मिलेगा। तो हर साल ब्याज 2% बढ़कर मिलेगा, तो कितने साल थे भाई, 4 साल थे। 4 साल के हिसाब से 2% बढ़कर ब्याज मिलेगा। तो आप केवल ये देखें कितना बढ़कर ब्याज मिला, चुटकियों में उत्तर हो जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो 400 रुपए को आप 2% बढ़ाओगे और हर साल बढ़ाएगा, मतलब 4 साल तक बड़ा बड़ा मिलेगा 2-2%, और मूलधन का परसेंट बढ़ा मिलेगा। ठीक है, मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा। तो 8%, 4 साल के हिसाब से 2-2%, 8% मिल गया। तो 8% आपने देख लिया, कितना हुआ, 8 चौको 32। कितना आसान क्वेश्चन। तो आपका आ गया 8 चौको 32 हो गया, मतलब 32 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखिए 480 रुपए तो पहले ही मिल चुका था, है ना, 80 रुपए हो गया था। अब आपको क्या मिलेगा, फाइनली 480 पहले ही हो गया था अमाउंट, अब 32 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा, 32 रुपए आपने जोड़ दिया, आ गया 512। इतने आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, बस आप बातों को समझ रहे हैं। वरना वो देख लिया आपने, बेसिक तरीके से किया, कितना कॉम्प्लिकेटेड, पहले रेट निकाला, पहले तो आपने ब्याज निकाला, फिर रेट निकाला, फिर जोड़ा। अब बातों को समझे, हर क्वेश्चन आपको आसान तरीके से बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन भी आपका कितना आसान सा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, यदि लागत मूल, मतलब आपको सीपी और एसपी दे के रखा है। ठीक है, क्या दिया, दे दिया भाई, सीपी और एसपी आपको दे दिया है। तो हमने यहाँ लिख दिया सीपी और यहाँ लिख दिया एसपी। तो सीपी दिया है 10 और एसपी दिया है 11। इसका मतलब आपने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 11 में बेची, तो आपको लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो नीचे आपने लिख दिया क्रय मूल्य। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, नीचे लिख दिया क्रय मूल्य। और लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ। ठीक है, तो आपको इस बात को प्रतिशत में बताना, 1/10 तो बच्चों को रटी रहती, 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस बात को समझिए, क्या बोला है भाई कि घंटे प्रतिदिन, कौन है भाई, कौन है व्यक्ति दिया है क्या, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को, ठीक है यहां से दिया हुआ है, एक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते, कितना, एमडीएच के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। तो आपने लिखा ए कोई व्यक्ति था, 5 घंटे काम करता था, 8 दिन में समाप्त कर दिया। एमडीएच मैन, आदमी जितने भी रहेंगे ना, है ना, पहले एमडीएच का कॉन्सेप्ट समझा दे कि एमडीएच क्या होता है, एमडीएच और अपॉन में डब्ल्यू। ठीक है, 1 मतलब कितने आदमी, कितने दिन, कितने घंटे काम नीचे रखना है। ठीक है, वही 2 कर देना, M2 D2 H2 और अपॉन में W2। याद रखना नीचे हमेशा कार्य होगा, ऊपर बाकी सारी चीज होगी। नीचे हमेशा कार्य होगा, ऊपर हमेशा चीज होगी, जो भी देगा, इतने आदमी, इतने दिन, इतने घंटे, सब ऊपर लिखना, नीचे केवल काम रखना है। ठीक है, और इफिशियंसी भी देगा तो ऊपर ही रखना है। तो यहाँ पर वही काम कर रहे हो आप कि ए आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा था, नहीं सॉरी कितना था, 5 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा था, तो 10 दिन में काम हो जा रहा था। अब वही काम बी आदमी कर रहा था, 6 घंटे प्रतिदिन कर रहा था, तो 10 दिन में हो रहा था। ठीक है, तो आपने 10 से 10 को काट दिया, तो ए और बी की कार्य क्षमता का रेशो निकाल दिया 6-5 का, ए और बी की इफिशियंसी का रेशो निकाल दिया 6 और 5 का। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, गलत कर दिया भाई, गलत है ना, ये 10 की जगह 8 होता। चलो फिर से कर देते हैं, फिर से बता देते हैं आपको। ए 5 घंटे, या लिखा 5 है ना, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो 8 दिन में काम हो जाता है। बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करता है तो 10 दिन में काम होता है। फिर आपने सॉल्व किया तो 5 दूनी 10 हो गया, और फिर कितना हो जाएगा, आपने काटा 2 से इसको काट दिया, 4 हो गया, फिर 2 से काटा 2 और ये 3 हो गया। तो ए और बी का जो रेशो हो गया वो कितना हो गया, 3/2 का हो गया। ए बी का रेशो हो गया 3/2 का। जब ये आपका रेशो आ गया 3 और 2 का, अब बातों को समझिए। अब क्या बोलता है, अब बोलता है यदि दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर, ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलकर किस काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो वो कार्य कितने दिन में होगा। कौन सा कार्य भाई, कोई भी एक साइड का रखना, या तो ए वाला पोर्शन रख लेना है तो बी वाला, तो हमने ए का रख लिया। जो काम ए
प्रतिदिन 5 घंटे करता था और 8 दिन में समाप्त किया था, वो वाला काम। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी थी, ए की थी 3, बी की थी 2, मतलब दोनों की मिलाकर 5 की इफिशियंसी से 8 दिन में काम कर रहा था, या 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, ना जाने कितने दिन लेगा कौन सा काम, जो काम ए की क्षमता थी 3 की क्षमता से 5 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में करता था वो काम। 8 से 8 को काट दिया, 5 से 5 को काट दिया, तो x बराबर में कितना आ गया, 3 दिन। तो ये आपका 3 दिन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ रहे, सारी चीजें आपसे बनेगी, बस बातों को समझे। अब ये क्वेश्चन पर चलते हैं। 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, समझो। यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया 5,000। इस सीआई के कॉन्सेप्ट को ना ट्री मेथड से 4-5 मेथड हमने आपको बताया है। ट्री मेथड बताया, फ्रैक्शन मेथड बताया है, परसेंटेज मेथड बताया है, रेशियो मेथड बताया, जितने भी मेथड, इन सारे मेथडों से आप कर सकते हो। तो बातों को समझो। यहाँ पर क्या बोलता है, 5,000 रुपए की धनराशि थी, 10% वार्षिक दर थी, ठीक है। तो आप इसको फ्रैक्शन मेथड से करो, फ्रैक्शन मेथड बड़ा आसान होगा। या फिर आपको तो कई बार याद हो जाता है 10% का, तो हमको याद है कि 1,013 वैसे आप सभी को भी याद करना, इतने आसान आसान रेट रहती है, याद ही रख लेना 3 साल के लिए, ठीक है। तो यहां समझते हैं कि 10,000 रुपए की धनराशि 10%, 10% का मतलब 1/10। ये जो 10 होता है ये मूलधन को बताता है और ये ब्याज को बताता है, दोनों को जोड़कर 11 हो गया, ये अमाउंट को बताता है। क्योंकि 3 साल का लिए था तो प्रिंसिपल और अमाउंट लिख दिया, प्रिंसिपल 10 अमाउंट 11, प्रिंसिपल 10 अमाउंट 11, प्रिंसिपल 10 अमाउंट 11, ये रेशियो को बताता है ना। तो आपने ये करा कि ये 1,000 हो गया और ये हो गया 13, 31, 11 क्योंकि 13, 31, इन दोनों को घटाने के बाद ये क्योंकि प्रिंसिपल का काम कर रहा है और ये अमाउंट का काम कर रहा है, और सीआई जब आपने निकाला तो 331 आ गया, ठीक है। अब बातों को समझिए, आपने जो किया वो किया क्या, वास्तव में आपने ऐसा किया कि अगर 1 साल का कोई रेशियो रहता, मतलब 1 साल का रेशियो रहता है 10% की दर से, यदि 10 भाग प्रिंसिपल मिलेगा तो 1 भाग ब्याज होगा और 11 भाग अमाउंट होगा। उसी प्रकार से यदि 10% की दर लगी है और 3 साल तक का दिया है तो प्रिंसिपल का भाग कितना होगा, 1,000 यूनिट, और उसी भाग का अमाउंट कितना होगा, 1331 यूनिट और 331। यह हमेशा जमेगा, ये यूनिट का कॉन्सेप्ट है ना। अब इसी यूनिट के बेस पर आपको कुछ एक्चुअल में दिया होगा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल अगर बोलोगे कि 10% की दर से प्रिंसिपल कितना होगा, 1,000, अगर 1,000 प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना होगा, 1331, और 1331 अमाउंट और प्रिंसिपल 1,000 है तो ब्याज कितना मिलेगा, 331, कब, 3 साल के लिए 10% की दर से। तो फाइनली हमने आपको फ्रैक्शन मेथड समझाया होगा तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब नहीं भी समझ में आया होगा तो कोशिश करें फिर से देख ली वीडियो और सारी चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, वो जो फर्स्ट नए हैं वो 2 बार वीडियो को देख लें ताकि और ज्यादा क्लियर हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आ गया, तो प्रिंसिपल कितना था, 1,000 यूनिट, जो कि वास्तव में कितना था, 1,000 यूनिट, जो कि वास्तव में तो 5,000 रुपए के बराबर दिया। मुझसे क्या पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 331, ठीक है। 000 से 000 काटा, इंटू कर दिया, 5, 15 की 5 है, 1 और 16, 1655, तो 1655 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इतने आसान आसान क्वेश्चन, बस बातों को समझते चलिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उन में से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष संख्याओं का औसत 2:3 है तो छोटी संख्या का मान बताओ ना, शेष 2 संख्याओं के बीच मान बताइए। देखते हैं क्या पूछा है, ठीक है। तो आपसे जो पूछा है वो चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 11 संख्याओं का औसत 36 दे के रखा है, 9 संख्याओं का औसत 34। तो फाइनली आप इसको समझते चलो, ऑब्जर्व करोगे तो मुझे तो टोटल से मतलब है ना। तो टोटल आपने कैसे किया, टोटल आपने किया कि 34 का इंटू 9 से कर दिया, ये हो गया प्लस, और बाकी संख्या 2 और 3 के अनुपात में मतलब 5x है, टोटल कर रहे हो आप, और बराबर में 11 इंटू 36 कर दे रहे हो, ठीक है। फिर फटाफट मल्टीप्लाई किया तो 9 का इंटू जब 34 से किया तो कितना आ जाएगा भाई, 306 हो जाएगा, ये 306 हो गया प्लस, और फिर क्या किया आपने, ये आपने टोटल करे है ना, जैसा जैसा टोटल करे वैसा, फिर प्लस 5x हो गया, फिर बराबर में 11 का इंटू 36 है। देखिए 11 का इंटू जब आपको 36 से करना है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 3, यहाँ लिख दीजिए 6, ये 3 और ये 6 लिख दिया, फिर दोनों को जोड़ दीजिए 9, ये हो गया, तो 396 हो गया। अब आपने जब 5x बराबर में किया तो कितना हो जाएगा, 396 में से 306 को जब माइनस कर रहे हैं कितना बच जाएगा आपका, कितना बच गया भाई, 90 बच गया। और 90 को जब आप 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 90 को जब आप 5 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 18, ठीक है। 18 आ गया तो x का मान आ गया 18। अब आपसे क्या पूछा है, छोटी संख्या 2 है, तो 18 दूनी 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा था, बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह समझ में आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और जिनको भी नहीं समझ में आया वो दोबारा वीडियो को देखे, समझे, बातों को समझे, कहाँ से आया, कैसी चीजें आई। यहाँ देखते क्या बोलता है, यदि a का 2/3वां हिस्सा b के इतने हिस्से के बराबर हो। कितना आसान था क्वेश्चन पूछ के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं, a का 2/3 हिस्सा बराबर है b के 4/5 हिस्से में, सॉरी 4/5 ना, ओके 4/5। अब फटाफट काटना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
ठीक है, काट दिया। फिर a अपॉन में b का रेशो कितना आ गया, ये 3 का इंटू 2 से हो गया 6 हो गया, और 5 का 5 हो गया, 6 5 का रेशो, तो ये 6 5 का रेशो आपका दिया हुआ है। तो आई होप कि ये बात आपको सारी समझ में आई होगी। हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम अलग अलग प्रीवियस ईयर के सेट आपके लिए डालते हैं वो सारे हेल्पफुल रहे, कुछ ट्रिकी बातें बताते हैं वो रहे, कुछ कॉन्सेप्टल बताते हैं कि कैसी क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों।